जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी 3 जून को आपका एयरफोर्स का अभी जो बच्चे पहले गए हुए थे उनका पासिंग आउट परेड हो चुका है। अभी जो सेकंड वाला वो जो अग्निवीर यानी कि एयरफोर्स का पहला जो बैच था वो पास आउट हो चुका है। अब दूसरे बैच के लिए जो बच्चे जा रहे हैं ये अभी मेरे साथ इनमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। काफ़ी सारे सिलेक्शंस इस बार हुए हैं बट उसमें से अभी कुछ बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि काफ़ी दूर दूर से हैं। कुछ बच्चे राजस्थान से हैं, कुछ बिहार से हैं, कोई हरियाणा से है, कोई यूपी से हैं, ठीक है, कोई एमपी से हैं। लेकिन उनमें से कुछ बच्चे अभी हमारे साथ हैं क्योंकि आने में काफ़ी दूर से टाइम लग जाता है और कुछ बच्चे अपनी प्रिपरेशन में भी हैं क्योंकि उन्हें तैयारी भी करनी पड़ती है। फिर आगे अभी टाइम भी आ चुका है इनकी ज्वाइनिंग का। तो चलिए जो बच्चे यहाँ तक अभी पहुँचे हैं और स्पेशली मैं इनका थैंक्स करना चाहूँगा कि इतनी दूर दूर से बच्चे आए, इन्होंने टाइम निकाला, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने इतना समय दिया ताकि ये आप लोगों के लिए भी कुछ बातें बता सकें। क्योंकि देखिए होता ये है कि हम किसी भी टीचर की बातें, मोटिवेशन जो है हमें सबसे अच्छी लगती हैं बट उससे ज़्यादा अच्छा हमें लगता है कि हमारे सीनियर्स जिन्होंने हमारी ही जैसी जगह से जहाँ पे तैयारी की और फिर वो वहीं से उठ के आगे निकले। तो क्योंकि वो हमारी ही पाइपलाइन से गए हैं, हम कभी यहाँ हैं, आज यहाँ पर हैं, वो भी कभी यहीं पर रहे होंगे और आज यहाँ से उठ के वो आगे निकल गए हैं। तो हम भी ऐसे ही हैं। तो उन्होंने कैसे कैसे उन चीज़ों को सफ़र को जिया या कैसे चीज़ों को फेस किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से कुछ ऐसे ही बच्चों को मिलवाता हूँ, ठीक है, 1 बाय 1 एक एक करके, और जानेंगे इन्होंने कैसे अपनी जर्नी को किया, कंप्लीट किया और क्या क्या इनके इस जर्नी में प्रॉब्लम्स आई, उनको कैसे इन्होंने पूरा किया, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट आपका नाम? सर मेरा नाम माधव गुप्ता है। माधव गुप्ता। आलू गुप्ता। आप कहाँ से हैं? मैं लखीमपुर खीरी से हूँ सर। लखीमपुर खीरी से, उत्तर प्रदेश। आप? सर मेरा नाम दीपक जायसवाल है। जायसवाल, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश प्रयागराज से। आप? सर मेरा नाम निशांत सिंह है, मैं शामली उत्तर प्रदेश से हूँ। शामली उत्तर प्रदेश से हैं। सर मेरा नाम नितिन चौहान है, मैं उत्तर प्रदेश से सहारनपुर से। ओके, तो ये थे हमारे पास बच्चे अभी, इन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ से, किस किस जिले से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक क्वेश्चन हम लोग इन बच्चों से करेंगे। पहला क्वेश्चन जो सभी स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि कौन सा बच्चा इनमें एक्स का है और कौन सा बच्चा वाई के लिए है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे, एक्स ग्रुप के लिए। वाई ग्रुप आपका? एक्स वाई ग्रुप। तो यानी कि 2 इनमें से एक्स हैं और 2 इसमें से वाई वाले ग्रुप हैं, ठीक है। आप सभी बच्चे जानते होंगे या जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको बता दूं, ये हमारी दूसरी लैंग्वेज में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल भी कह देते हैं, या इसको साइंस या अदर देन साइंस भी कह देते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो आपने देखा अभी कि कुछ बच्चे साइंस के हैं और कुछ नॉन साइंस वाले बैकग्राउंड के हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपके लिए भी अच्छा है क्योंकि अगर सारे साइंस वाले होते या सारे नॉन साइंस वाले होते तो आपको जानने के लिए कम मिलता, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसके बाद यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे प्रयागराज वाले बच्चे से, ठीक है, वाई ग्रुप में। आप मुझे ये बताइए कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है, ये वाई वालों का क्वेश्चन है कि ये लोग जैसे जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो ये कई बार मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखा है कि वो 15+ में स्कोर ले आते हैं, 15 के बाद 16-17 भी ले आते हैं। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि इंग्लिश करने के बावजूद भी वो मेरिट को क्रॉस नहीं कर पाते हैं और उसका रीजन है रागा। तो क्योंकि आपने पास किया है तो आप मुझे सबसे पहले ये बताएंगे कि आपका स्कोर क्या था, इंग्लिश में क्या स्कोर था और रागा में क्या स्कोर था। फिर उसके बाद कि आपने जब रागा किया तो रागा में कैसे चीजों को अचीव किया और कैसे आपको लगा कि पेपर वहां पर, देखिए पेपर बदलता नहीं है, अगर वहां पर लास्ट टाइम 70% था तो इस बार 68 हो सकता है या 72 हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। बच्चों को लगता है कि इस बार मेरा पेपर बहुत टफ आ गया या मेरा पेपर बहुत इजी आ गया, ऐसा नहीं होता है, वो पेपर ऊपर नीचे ही चलता रहता है। तो आप फिर मुझे वो बताएंगे कि आपने रागा को कैसे हैंडल किया। तो सबसे पहले आपका स्कोर क्या था? सर मेरा तो ओवरऑल ऐसे जो रॉ स्कोर था मेरा वो 141. हाँ, रॉ पे बात करेंगे हम, नॉर्मलाइजेशन पे भी बात नहीं करेंगे। फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन। इंग्लिश में क्या स्कोर था? इंग्लिश में मेरा रॉ था 17.5. 17.5 आपका रॉ था, यानी कि 2 क्वेश्चन आपने गलत किए थे, ठीक है। अटेम्प्ट मैंने 20 आउट ऑफ 20 किए। वो जनरली जब बच्चा पढ़ता है हमसे तो फिर वो कहता है कि मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं वो ईगो पे ले लेता है, कोई बात नहीं, कर लेंगे हम इसको, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद? इसके बाद मेरा रागा सेक्शन में रॉ मार्क्स 24 था। रॉ मार्क्स 24, ओके।
उसमें मैंने आउट ऑफ 30 आउट ऑफ 29 अटेम्प्ट किया था। अच्छा, लेकिन काफी अच्छा स्कोर है 24 भी। तो जैसे रागा में जो सेक्शन होता है मैथ्स में, आपने जो क्वेश्चंस थे वहां पर वो कैसे किए? एक रीजनिंग बड़ा कंसर्न बच्चों के लिए रहता है। सर रागा सेक्शन में क्या होता है कि मैथ, रीजनिंग और जीएस वगैरह, करंट अफेयर सब मिक्स आती है। तो मैंने पहले जो भी क्वेश्चन आते गए, जो मुझे आ रहे थे कि हाँ करने है, इसको अटेम्प्ट कर दिया, मैंने सारे अटेम्प्ट करते चले गए। जब मेरा रीजनिंग का क्वेश्चन मतलब बीच में मिले थे ना, मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन कर दिए थे, लेकिन उसमें जो वो आ जाता है नॉन वर्बल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैंने उनको लास्ट में अटेम्प्ट किया था। 5 क्वेश्चन जो नॉन वर्बल के आते हैं, अच्छा, तो उसमें बच्चे बहुत फंस जाते हैं, वो थोड़ा सा फिगर टाइप रहता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। हाँ, तो मैंने उसको लास्ट में अटेम्प्ट करने का सोचा था, और मैंने फिर लास्ट में अटेम्प्ट ही किया उसको। ओके। पहले मैंने सारा कर दिया था रागा सेक्शन, फिर लास्ट में वाला अटेम्प्ट किया था। ओके, इससे टाइम बच गया था मैंने तो 2 बार 3 बार मैंने पूरा रागा सेक्शन कर लिया था अपने से। ठीक है। रीजनिंग के लिए जो, क्योंकि नॉन वर्बल बहुत बड़ा कंसर्न है वाई वाले बच्चों के लिए, अगर मैं कहूं तो मैंने उनके दिल की बात पूछ ली है। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का तैयारी करते हुए रहता है कि ये नॉन वर्बल को आपने कैसे पढ़ाई किया और क्या क्या सोर्सेज इसके लिए अपनाए। जो बच्चा घर बैठा हुआ है और वो ये चाह रहा है कि मैं अपनी नॉन वर्बल को अच्छी करूं, तो क्या आप उनको सलाह दोगे? सब नॉन वर्बल में तो यही है कि आप जितना ज्यादा उसमें प्रैक्टिस करोगे तो उसमें जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट लगते हैं कि फिगर एंड मीडियम में भी ऐसे थोड़े क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लगते हैं कि रिपीटिशन वाले भी रहते हैं। तो उसमें यही रहता है सर, आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे उतने आपको माइंड पता चलेगा इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैं तो ये कहूंगा जितने ज्यादा नॉन वर्बल के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो उतना ज्यादा बढ़िया है। कोई पर्टिकुलर बुक सजेस्ट करना चाहोगे जो आपने प्रेफर किया हो, या नोट्स? मैंने तो कोई पर्टिकुलर बुक वगैरह कुछ भी नहीं, मतलब एक बुक से नहीं चलेगा काम? हाँ कह सकते हैं, एक बुक से नहीं चलेगा। बाकी मैंने तो सारी प्रिपरेशन आपके YouTube चैनल से ही की थी, जो सर लोग ने कराया है। ओके, तो मतलब आपको ये कहोगे कि आप किसी एक पर्टिकुलर बुक पे ना जाएं, क्योंकि कई बार एक बुक में उतना अच्छा कंटेंट नहीं होता है। आपको जहां से अच्छा स्टडी मटेरियल मिल रहा है उसको चूज करो और प्रैक्टिस ज्यादा करो, क्योंकि नॉन वर्बल में प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस का ही खेल है सर, उसमें उसी में मतलब टाइप वाइज आ जाते हैं, तो उसमें फंस जाते हैं बच्चे, उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है जब उसको अटेम्प्ट करते हैं। ओके, ठीक है। जीके के लिए कुछ, क्योंकि जीके भी एक बड़ा कंसर्न है। यस सर, जीके कम क्वेश्चंस होते हैं लेकिन आते जरूर हैं और बच्चा पढ़ता जरूर है। हाँ, पढ़ जीके तो छोड़ भी नहीं सकता, वास्ट सिलेबस है उसका, हाँ, तभी पढ़ लो काम ही रहता है, छोड़ भी नहीं सकता। तो क्या ऐसी वो चीजें जो आपको एग्जाम में जाके मिला कि यार मेरे को यही पढ़ना चाहिए था, आप बच्चों को बताना चाहोगे कि यार ये वाली चीजों पे ज्यादा फोकस कर? जैसे सर जीके जीएस में तो करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, करंट करना ही करना है। करंट अफेयर तो कितने महीने का लगभग आता है? 6 महीने का? हाँ सर ऐसे ही मिल जाएंगे, 6 महीने के आसपास के मिलते हैं, पिछले 6 महीने की आराम से। मतलब 1 साल ना करें, 1 साल ना करें, आप सिर्फ लास्ट 6 महीने में मिल जाएगा। डेली न्यूज़पेपर बेटर है या 6 मंथली मैगजीन? मैंने तो सर वो उत्कर्ष क्लासेस की गौरव सर क्लास लेते थे डेली, तो मैं उनसे करता था डेली, तो उनसे किया। तो रोजाना करना ज्यादा बेहतर है ना कि 6 महीने की मैगजीन से। मतलब 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती थी उनकी, तो मैं रिकॉर्डेड देखता था, लाइव नहीं देखता था। रिकॉर्डेड में अपनी वीडियो स्पीड बढ़ा ली, फिर ऐसे करता था। अच्छा, यानी कि आपने मान लो स्पीड बढ़ा लिया, और उसको टाइम बच जाता है टाइम, हाँ, क्योंकि लाइव में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो मतलब करंट के लिए हम ये बच्चों को सजेस्ट करेंगे कि आप जब क्लासेस, जैसे आपने गौरव सर का नाम लिया है, और रेगुलर करें, है ना। कई बच्चे मुझसे भी कई बार पूछते हैं, हालांकि आई एम नॉट द टीचर ऑफ करंट अफेयर, लेकिन पूछते हैं, फिर भी उनको विश्वास रहता है कि सर कुछ बताएंगे। तो ये रहता है, मैं तो फिर उनको यही बोलता हूँ कि यार आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि करंट अफेयर ना ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने का 4 दिन में कर लोगे, है ना। हालांकि पीपल डू, बट वो फिर आप किसी अदर एग्जाम के लिए, आप जिस एग्जाम की हम अभी बात कर रहे हैं वनडे एग्जाम्स में, इनमें मुझे ऐसा लगता है कि रोजाना करें तो ज्यादा बेहतर है। रोजाना मतलब एकदम बंडल सा नहीं होता है, रोजाना होता रहता है, अप टू डेट भी रहते हैं चीजों से। हाँ सर, अपडेटेड भी पूरे रहते हैं। ठीक है, करंट अफेयर के अलावा और क्या चीज आपको लगी जो क्वेश्चंस ज्यादा मिलेगा बच्चों? जैसे सर हिस्ट्री में जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न पे फोकस करें। मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसमें से क्वेश्चन मिल जाते हैं आराम से। ठीक है, ठीक। जो स्टैटिक जीके फिर आ जाती है, करंट में जो स्टैटिक मतलब करंट में जो चल रहा है, जैसे किसी का कोई इंसिडेंट हुआ ना, तो उसी का बैकग्राउंड के पीछे का ही उससे स्टैटिक जीके जोड़ के क्वेश्चंस आ जाते हैं सर। स्टेट्स का सीएम, स्टेट ये गवर्नर, इनसे भी इंटरनेशनल न्यूज़ होती है, प्रेसिडेंट की और पीएम वाली तो करेंसी वाली, सब मिल जाते हैं। चलिए बहुत अच्छा। पैसेज
प्रैक्टिस है वैसे जितना इसमें वो कैरेक्टर खेल है सर। बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि सर कोई ट्रिक बता दीजिए। नहीं, ट्रिक व्रिक तो इसमें कुछ काम नहीं आनी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी बढ़िया रहेगी मतलब वो क्या काम आती है इसमें पैसे। एग्जैक्टली ये चीज मैं एज ए टीचर अगर आपको ये बोलूंगा तो शायद कई बच्चों को लगता है कि शायद आपको ऐसा लगे कि ना आपके दिमाग में वो चीजें जाए, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ चुका है, जिसने उसको इंप्रूव किया, उसको पता है ये चीज, और आपको भी कल यही काम करेगी कि आपका पैसेज के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक आपके 5 पैसेज में लग सकती है, लेकिन वो 5 पैसेज पेपर में आए वो जरूरी नहीं है 6th वाला पैसेज बदल सकता है। तो इस चीज को अपने माइंड में रखिएगा कि आप पैसेज को, रीडिंग सेक्शन को अगर इंप्रूव करना है तो आपका वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, ऑफलाइन में बच्चे क्योंकि सामने रहते हैं तो रोजाना पूछते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, एप्लीकेशन में पढ़ाते हैं तो भी रोजाना पूछते हैं, वोकैब याद नहीं होती। सर मैंने तो वोकैब जैसे आप क्लास कराते थे वोकैब वाली अलग क्लास कराते थे आप, ग्रामर अलग होती थी। ग्रामर अलग होती थी, तो मैंने जैसे एक वर्ड आपने करते थे 4 ऑप्शन रहते, तो मैंने तो मतलब सभी नोट करता था, मैं पूरी नोट्स अच्छे से बनाता था, एक वाइज एक पूरे एक पे जैसे आपने सिनोनिम कराया तो मैंने सिनोनिम कर दिया पूरे में, फिर वन वर्ड्स कराया, ऐसे पूरे सारे नोट्स कर करके और मैंने बस उसी को रिवाइज किया, बस और कुछ नहीं, नथिंग मोर देन दैट, कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं लगाया। जब कोई स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहा होता है, देखिए ऑफलाइन में तो ऐसा होता है कि सामने हार्ड कॉपी दे दी जाती है, जैसे हम बुक भी दे देते हैं बच्चों को, ठीक है, और आपने देखा होगा जब ऑफलाइन में भी आए थे आप तो यहाँ पे बुक मिलती है, लेकिन बच्चा जो घर से ऑनलाइन पढ़ रहा है उसके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है। हालांकि आपके लिए बता दूं मैं, बहुत जल्दी ही इस बार जब आगे बैच आएगा तो उसमें कुछ चेंज करने जा रहे हैं हम लोग। कोशिश ये कर रहे हैं कि बुक पहले से ही बच्चों को दे दिया जाए, या हम बुक का भी सॉल्यूशन लाएंगे कि भाई एक बुक दे दिया जाए, अगर जो बच्चा चाहता है सिलेबस के साथ साथ वो बुक भी ले सकता है, और उसको पहले से उसके पास होगी तो उसके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं, नहीं तो फिर लिखना बहुत सारा पड़ता है। लेकिन अगर किसी के पास सपोज करो बुक्स नहीं है और सिर्फ PDF आती है, तो क्या PDF से रिवीजन करना सही है, या जो डेली टीचर पढ़ा रहा है उसका साथ के साथ लिखता हुआ चले? मतलब जो डेली क्लासेस चल रही है वो करना ज्यादा बेटर मैं समझूंगा सर, क्योंकि PDF तो मेरे फोन में बहुत से अभी भी पड़ी हुई, पता नहीं चलता कहाँ है, मैंने दोबारा PDF भी खोली ही नहीं है। हाँ, मैंने बस वही नोट्स जो क्लास में डेली बनाए बस वही रिवाइज किया। और हमारा इस बात पे रोजाना झगड़ा रहता था, चाहे जब बच्चे क्लास हो जाती तो PDF के लिए बहुत झगड़ा रहता था PDF के लिए, मैंने खुद पर्सनली PDF दोबारा ओपन नहीं की सर, और मैं रोजाना डांटता भी हूँ बच्चों को। मेरा ये 2020 से ही कंसर्न रहा है, शायद हमेशा हर क्लास में जब आप स्टार्टिंग देखोगे तो उसमें मेरा यही रहा है कि कॉपी पेन लेके बैठिए। उसका रीजन ये है क्योंकि अच्छा, जब मैं खुद भी पढ़ा रहा होता हूँ तो आपने जब जितनी बार भी क्लास देखी होगी तो उसमें मेरा पेन चल रहा होता है, कभी भी वोकैब के मीनिंग ऑलरेडी लिखे हुए नहीं मिलेंगे आपको, वो वहीं लिखते हैं। यही चीज ज्यादा बहुत अच्छी लगी सर कि आप जैसे कराते थे तो वही चीज हम फिर खुद नोट करते हैं, क्योंकि सामने टीचर लिख रहा है तो उसके साथ साथ हम भी लिख रहे हैं। ये ज्यादा बेटर है कि जो लिख के ले आते हैं पूरा PDF वर्ड का मीनिंग भी वो सही नहीं, पहले से ही सब कुछ मीनिंग वगैरह लिखे हुए हैं तो टिक लगाने वाला काम है। उसका रीजन ये भी है क्योंकि हम सामने मीनिंग नहीं लिखा है, तो और जब हम मीनिंग लिख रहे हैं तो हमारी मेमोरी भी काम कर रही है। सर पूरा जब हम लिखते हैं तो पूरा हाथ और पूरा माइंड पूरा फोकस वहीं पे फोकस रहता है, ये नहीं कि हम होता रहता है। फिर रिवीजन करने में जब हम उसको पलटते हैं तो वो जल्दी रिवाइज हो जाता है और याद भी रहता है काफी टाइम तक। एक लास्ट क्वेश्चन, इस केस में ग्रामर और वोकैब में से आपका जो 20 मार्क्स का पेपर आता है किस चीज की ज्यादा प्रायोरिटी है? आई थिंक वोकैब अगर ज्यादा प्रायोरिटी करेंगे तो वो पैसेज में भी बहुत काम आ जाता है। लगभग अगर देखा जाए तो 14 से 15 क्वेश्चन के आसपास आपके वोकैब और इससे आ जाते हैं। हाँ वहां तो फिर 1-2 एरर आता है या फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है और रीअरेंज वाला आ जाता है। रीअरेंजमेंट तो वो भी वोकैबुलरी से ही लगभग होता है। चलिए, तो आप लोगों ने सारी चीज़ें होपफुली आपकी स्पेशली वाई ग्रुप के स्टूडेंट्स की अगर मैं कहूँ तो क्लियर हुई होंगी और कुछ चीज़ें आपको पता चली होंगी यहाँ से। वैसे मेरी पूरी कोशिश है जो आपके मन में क्वेश्चंस होते हैं जनरली, जो मैंने इस ड्यूरेशन में आपको लोगों को समझा है, वो क्वेश्चंस मैं इन बच्चों से क्लियर कर रहा हूँ। और देखिए क्वेश्चंस के आंसर वही हैं जो एक्चुअल में हम लोग भी बोलते ही हैं, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट से जब सुनने को मिलता है तो समझ में आता है कि एक्चुअल में वही चीज़ है क्योंकि उसने उसी चीज़ को क्लियर, उसी चीज़ को पढ़ा और उसी चीज़ को रूटीन को फॉलो किया, ठीक है। जैसे उसने बताया मैं लिखता हूँ, तो लिखने का तरीका अगर टीचर बोल रहा है तो ऐसा नहीं कि वो इसीलिए झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने देखा, आज हमने इनको देखा, इससे पहले कभी स्टूडेंट हुए उनसे सुना, और वही चीज़ जब हम क्लास में आते हैं इसी एक्सपीरियंस को आपके सामने रखते हैं। क्योंकि टीचर देखिए एक रोड की तरह है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट होके गुजरे हैं और उसको पता होता है कि ये चीज़ें बच्चों ने
फॉलो की हैं और वो आप लोगों को बताता है, ठीक है। अब हम एक एक्स ग्रुप के स्टूडेंट से बात करेंगे, ठीक है, एक्स ग्रुप, ओके। तो सबसे पहले एक्स ग्रुप में पहला क्वेश्चन इनसे होगा हमारा, जो सभी स्टूडेंट्स एक्स ग्रुप के स्टूडेंट्स के माइंड में चलता है कि जब फिजिक्स की बात आती है, पिछले कई सालों से फिजिक्स ने बहुत परेशान किया है बच्चों को, और मैं तो देख रहा हूं कि हर साल ही फिजिक्स बहुत परेशान करती है। एक्स ग्रुप की जब बच्चा तैयारी करता है तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो इंग्लिश में फेल हो जाए, बहुत रेयर ऐसा होता है, बट ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि वो फिजिक्स में सबसे पहले फेल होता है। मैथ्स में फेल होने का नंबर सेकंड है, फर्स्ट में सबसे ज्यादा फिजिक्स में फेल होता है। फिजिक्स की तैयारी, आप फिजिक्स में 12th तक कैसे थे, फिर उसके बाद आपने कैसे किया और कब से आपने एग्जाम देना स्टार्ट किया और कैसे अपने आप को इंप्रूव किया, पेपर टफ आया फिर भी आपने क्वालिफाई किया, आप पूरी जर्नी को बताइए। सर मैं क्लास 12 पास आउट 2021 में हुआ, 21 में मैं जुलाई में यहाँ आया ऑफलाइन के लिए, और फिर सर मैं IMS सर से मिला। अच्छा, आप ऑफलाइन किया था? ऑफलाइन में मेरा 100 बैच था, 12 जुलाई का था। सॉरी, अच्छा। फिर मैं 12 तक की तो फिजिक्स तो मेरी नॉर्मल थी, एवरेज थी। फिर जब IMS सर से मिले तो उन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। मेन बात है प्रैक्टिस करना सर। फिजिक्स का सिलेबस तो सारे बच्चे कवर कर लेते हैं, लेकिन अभी देखा गया कि सर 2-3 अटेम्प्ट से एयरफोर्स वाले फिजिक्स का लेवल बढ़ा रहे हैं। हाँ, मेरे को याद है 2020 में जब मैंने बच्चों को पेपर उस समय दिलवाया था कोविड के टाइम पे, तो फिजिक्स का इतना बड़ा प्रेशर या इस तरह के क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन 21 से कंप्लीटली चेंज हुआ है। लेकिन सर एक चीज और पेपर में देखने को मिलती है कि एयरफोर्स वाले 25 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, 25 में 20 क्वेश्चन तो 18 से 19 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं, लेकिन वो ऐसी जगह पे डले होते हैं कि बच्चा पहले टफ क्वेश्चन में फंस जाता है, ढूंढ नहीं पाता, और वो उसको क्या लगता है कि पेपर आसान टफ है और वो टफ क्वेश्चन में ही फंसा जाता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, और उसके चक्कर में वो आसान सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, और टाइम होता है बहुत कम। एक्यूरेसी भी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत चाहिए। हाँ, क्योंकि मान लिया कि पहले 5 क्वेश्चन इन्होंने दे दिए बहुत टफ, फर्स्ट 5 और दे दिए सब टाइम कंज्यूमिंग, तो पता लगा 15 मिनट बच्चे को 5 क्वेश्चन में ही लग गए, फिर 5 मिनट बच्चे तो उसमें कुछ पता ही चलता उस टाइम कितना प्रेशर रहता है, ये नहीं होता। और दूसरी बात तो रिवीजन नहीं होता है, कितना प्रैक्टिस कर सकते। जैसे अभी आपका मैंने देखा था एक बच्चे से कि आप ऐप चला रहे हैं सर, ऐप चल रहा है एप्लीकेशन पे, उनमें प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, अच्छा, लाइव टेस्ट हो रहे हैं, वो बहुत सारा ज्यादा बेनिफिट करेंगे। और बुक से प्रैक्टिस करें, फार्मूले सारे रिवाइज करें, बस। और तो फिजिक्स में नहीं है कुछ। तो अगर कहने का मतलब ये है कि जैसे इंग्लिश में बच्चे कहते हैं कि 20 आउट ऑफ 20 के लिए तैयारी करूंगा, 20 आउट ऑफ 20 ही लाऊंगा, फिजिक्स में कहां तक इतना कहना सही है कि 25 आउट ऑफ 20, या कितना बच्चे को एक सोच के चलना चाहिए? देखिए, तैयारी तो वो कंप्लीट करके चलेगा, जब वो पेपर में जा रहा है और जैसा आजकल पेपर आ रहा है उस हिसाब से कितना उसको अपना माइंड बनाना चाहिए कि मैं सबसे पहले इतने क्वेश्चंस करूं। अगर सर रॉ स्कोर की देखें तो नॉर्मलाइजेशन में लगाया, अगर रॉ स्कोर की देखें तो 25 आउट ऑफ 25 तो बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कभी कभार किसी के आते हैं, वरना तो 20 नंबर तो एवरेज मान सकते हैं, आ सकते हैं अगर बच्चा अच्छे। यानी कि सबसे पहले स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए कि मैं 18 से 20 क्वेश्चन जो है पेपर में ढूंढूंगा। अगर मुझे दिख रहा है पहले 4 क्वेश्चन भी टफ है तो मैं वो 4 क्वेश्चंस को छोड़ दूं, पहले एक बार आगे जाता हूँ। हाँ जी सर, अटेम्प्ट सारे करने चाहिए और मेन बात एक्यूरेसी भी करनी चाहिए सर। फिजिक्स में वो बच्चे क्या होते हैं, नॉर्मलाइजेशन एक तो होने लगा तो उसमें नंबर भी कम होने लगे हैं, और यार मान लिए किसी के 12 नंबर बन रहा है और उसके बाद ही एक्यूरेसी पूरा है तो उसके लोग 15-16 नंबर बन जाते हैं। तो फिजिक्स में इसीलिए गलत बहुत होते हैं नंबर बच्चों के। मेरे साथ के बच्चे थे जिनके 7-7 नंबर नहीं बन पाए, इसलिए वो एक तो टाइम मैनेजमेंट नहीं उन्होंने सही कर पाया, और दूसरी बात कहते हैं कि प्रैक्टिस नहीं की। मॉक टेस्ट लगाना डेली सर बहुत जरूरी हो गया अब तो एयरफोर्स के लिए। बिना 5 टीचर्स से पढ़ना ज्यादा बेहतर है या एक या 2 टीचर से? से पढ़िए, एक बुक से पढ़िए और प्रैक्टिस कहीं से करिए सर, लेकिन प्रैक्टिस डेली करिए, मॉक टेस्ट डेली लगाइए, क्योंकि एक्स ग्रुप का है टाइम कंज्यूमिंग। इधर फिजिक्स भी है, इधर मैथ्स भी है, थोड़ी बहुत इंग्लिश राहत देती है क्योंकि उसमें टाइम मिल जाता है, वरना फिजिक्स और मैथ्स से जूझता हुआ बच्चा परेशान हो जाता है। वो तो इंग्लिश उनको बाद में बचा लेती है, इंग्लिश तो आराम से हो जाती है सर। ओके।
चलिए, तो आपने ये देखा कि फिजिक्स के बारे में, कि फिजिक्स जिस हिसाब से, देखिए मैंने, क्योंकि मैं 2020 से लगातार बच्चों को इस चीज में एक्टिव हूं और मैं देखता आ रहा हूं कि बच्चे क्या क्वेश्चंस बताते हैं आके कि ये क्वेश्चंस आए हैं, और फिर हमें भी पता चलता है कि इस तरह के क्वेश्चंस इस बार पेपर आया। अगर मैं 2020 की बात करूं तो उतना टफ नहीं था। आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक 4 नवंबर में शायद वो पेपर था, 4 या 5 नवंबर में। उसके बाद 2021 में 22 में जब पेपर आए तो बिल्कुल चेंज हो गया कंप्लीटली पेपर का, फिजिक्स में स्पेशली और मैथ्स में पैटर्न ही चेंज हो गया, ठीक है। और स्पेशली रीजनिंग में भी मैंने देखा है, रागा में, इधर भी कंप्लीटली चेंज हुआ है। तो यही है कि 20 आउट ऑफ 25 ना जाए। पहले होता था, जब फर्स्ट 2020 में पेपर हुआ था, वहां मैंने बच्चों को सुना था कि फिजिक्स में आउट ऑफ आउट है या मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 है, लेकिन उसके बाद नहीं। तो आप लोग ये कोशिश मत करिए कि मुझे पूरा लेकर आना है, क्योंकि 70 में से आप 65 लाने के चक्कर में अपना जो कट ऑफ है उसको भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं। आप 75 में से 50 ले आइए, आपको क्रॉस ही तो करना है, सबसे बड़ा तो ये है। तो कोशिश ये करिएगा, एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो सबसे पहले कट ऑफ को क्रॉस करे। मैंने तो कई बार ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो फिजिक्स में 11 मार्क्स हैं जिनके, और वो भी सिलेक्शन ले जाते हैं। सेक्शन कट ऑफ पार हुआ, वो इंग्लिश में बहुत अच्छा कर लेते हैं, मैथ्स में से निकाल लेते हैं। देखिए, जिस सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, तो उसको सबसे पहले आप कट ऑफ के लिए तैयारी कीजिए कि एक्चुअल में मेरा इतना तो क्रॉस हो। ऐसा ना हो कि आपने इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20 कर दिया, मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 कर दिया, और आप फिजिक्स में 6 नंबर लिए बैठे। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ भी हुआ है। आपने वोकैब कैसे लर्न किया? क्योंकि ये तो मुझे जहां तक लगता है आपका वोकैब पहले अच्छा नहीं था। सर वोकैब मेरा पहले अच्छा नहीं था। हाँ। मैंने वोकैब की एक अलग से बुक बनाई हुई है, आपकी सारी क्लासेस देखी है वोकैब की। मैं अलग से सभी वोकैब लिखता हूं। लिखा है सर। लेकिन बच्चे तो कहते हैं लिखने से तो टाइम कंज्यूम वेस्ट होता है। सर मैं साथ-साथ लिखता चल जाता हूं, स्पीड में साथ-साथ लिखता हूं, एक आधा छूट जाता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। लेकिन जैसे मैं कभी भी जब क्लास लेने आता हूँ, शाम को जनरली मेरी क्लासेस होती हैं, अभी तो क्लास नहीं हो रही है, अभी तो एप्लीकेशन पे चल रहा है। शाम को मैंने जब भी क्लास ली या मैंने एप्लीकेशन पे भी कभी भी क्लास लिया, तो मैंने हमेशा यही कहा कि आप जो भी मैं क्लास ले रहा हूँ, कई बार होता क्या है कि मैं एक क्लास में बहुत सारे वोकैबुलरी लिखा देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों को लगता है कि इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। तो ये डाउट कैसे इन बच्चों का दूर किया जाए कि जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होंगी चीजें, लर्न नहीं होगा। वोकैबुलरी कैसे, जिस फोटोकॉपी निकलवा लेते हैं बच्चे। फोटोकॉपी में हम ज्यादा तरीके से अच्छे से पढ़ नहीं पाते। जैसे आप कराते हो तो हम लिखते हैं, तो हमारा 2 बार उसका रिवीजन हो जाता है। एक बार तो हम लिखते हैं और एक बार फिर हम बाद में पढ़ते हैं। अगर हम फोटोकॉपी निकालते हैं तो हम उसमें सिर्फ एक बार लिख तो पाते ही नहीं है, तो हमारी बात अच्छी तरीके से समझ नहीं आता। और अपने बने हुए नोट्स बार बार रिवाइज करना। ये है सर कि हम अगर अपने बने हुए नोट्स बनाए और पीडीएफ भी रखे वैसे, क्योंकि अगर कुछ बात समझ नहीं आता है तो हम उसमें पीडीएफ में देख सकते हैं, लेकिन नोट सबसे बेटर है जिससे हम प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम पे जब एग्जाम से 10-15 दिन पहले बचता है, उस समय पर रिवीजन करने में जो अपनी कॉपी के नोट्स होते हैं वो ज्यादा हेल्प करते हैं पीडीएफ? सर कॉपी के नोट्स से ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि जो हम अपने आप लिखते हैं वो हमें अपने आप समझ में आता है। और सर मैं एक बात बोल कहूंगा कि मॉक टेस्ट कराना सबसे अच्छा इसलिए है। हम क्या करते हैं, मैंने पहली बार में मेरे साथ ये गलती हुई है कि मैं मॉक टेस्ट तो लगाता था, मार्क्स भी मेरे 40-45 बन जाते थे, लेकिन मैं बाद में उनका सॉल्यूशन नहीं देख पाता, जो कि सबसे गलत था। अगर इंग्लिश में मेरे 3-4 क्वेश्चन गलत हुआ है तो मैं ये देखना है कि ये क्वेश्चन कहां पे गलत है। एनालिसिस नहीं करते थे कमी कहां है इनमें कि मेरे ये 3 क्वेश्चन क्यों गलत हुए हैं। ये सबसे बड़ा रहता है। बच्चा अगर नंबर उसके 40 आ, हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। ये आप लोग भी बच्चों ध्यान रखना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ वो मॉक लगाते हैं, मॉक लगाया वही चेक कर लेते हैं कितना मार्क्स आ गया, ठीक है, पेपर को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है अब टाइम वेस्ट है ना। वो अगले दिन फिर मॉक टेस्ट लगाते हैं, फिर मार्क्स चेक करते हैं, फिर नेक्स्ट डे। लेकिन मॉक टेस्ट का पर्पस होता है कि आपकी कमी कहाँ है उसको चेक करिए कि मेरा लगातार 3 मॉक टेस्ट में वोकैबुलरी में सिनोनिम्स या एंटोनियम गलत हुआ है, तो इसका मतलब मेरा एंटोनियम बन नहीं पा रहा है, तो मुझे उस तरफ फोकस करना चाहिए। ये मॉक टेस्ट हमें सिखाता है। तो ये थी सारी कहानी, आप लोगों ने सुनी इन बच्चों से कि किस किस ने कैसे कैसे किया। और देखिए, इन्होंने ना जेन्युइनली वही कुछ बताया है जो एक्चुअल में था ना। इसमें आपको कुछ नया ऐसा एड ऑन होके मिलेगा कि सिर्फ आपको यहाँ पर इंटरव्यू में कैमरे के सामने मिला हो, क्योंकि वही रियल लाइफ से है। और ऐसी ही जैसे ये हैं वैसे ही इन्होंने अपनी लैंग्वेज में बच्चों ने बोला है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कैमरे के सामने कुछ और बोल दिया हो आपके सामने और इन्होंने अपनी रियल लाइफ में कुछ और किया। और मैंने इनसे यही बोला था कि जो भी एक्चुअल में है वो आप अपनी चीज़ों को सामने रखिए, ठीक है। क्योंकि ये तो देखिए सेलेक्ट हो गए हैं, ये अब चले जाएंगे।
कुछ भी ऐसा बोल के इनको चला जाना जिससे आप लोगों को नुकसान हो, इनमें इनका कोई भला नहीं होने वाला। ये वही चाहेंगे कि इनके आने वाले छोटे भाई बहन जो हैं वो उसी चीज को फॉलो करें जो इन्होंने किया है और आगे सिलेक्शन ले। ठीक है, कोई भी सीनियर स्टूडेंट ये नहीं चाहता है कि कोई जूनियर बच्चा आए और उसको नुकसान हो। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन यहां से आता है और मैं सभी से 1 बाय 1 लूंगा। आपका जो टॉपिक था, अब हम फेज 2 पे आ जाते हैं। अब मुझे क्वेश्चन मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन भी है और ये बहुत बड़ा मिथ भी है कि अगर सपोज करिए किसी टीचर ने आपको तैयारी कराई ग्रुप डिस्कशन के लिए, क्योंकि जीडी में ग्रुप डिस्कशन बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, मैंने आपको 40 टॉपिक कराए और सारे बच्चे इस बात को ध्यान से सुने क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा डाउट भी आपका दूर करेगा। मैंने आप लोगों को 40 टॉपिक कराए, लेकिन मेरे 40 टॉपिक पढ़ाए हुए में से एक भी टॉपिक नहीं आया वहां पर जहां आप गए, तो क्या आपका सिलेक्शन नहीं होगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो अगर पढ़ा हुआ टॉपिक ही आएगा तो ही बच्चे का सिलेक्शन होगा। ऐसा भी नहीं है सर, मतलब जो आपने जैसे टॉपिक कराया तो हमको नॉलेज, अगर पढ़ा हुआ टॉपिक मिल गया तो बल्ले बल्ले। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब आप यहां पर आते हैं, और मैंने शायद आपको हर बैच में ये बात बोला भी है और मैं बोलता भी हूं कि मैं आपको 40 टॉपिक कराऊंगा और मेरा टॉपिक शायद मैं आपको नोट्स नहीं देता, लिखाता हूं। बच्चों ये हमेशा याद रखना कि ग्रुप डिस्कशन में मैं कभी बच्चों को फोटो स्टेट नहीं देता हूं, ना किसी को बुक देता हूं, हमेशा लिखवाता हूं। यहां भी टॉपिक भी लिखवाए जाते हैं, बोल बोल के लिखाए जाते हैं ताकि लर्न हो जाए इजीली, और बहुत इजी सी लैंग्वेज में रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं इन बच्चों से ये कहता हूं कि आप अगर मैं 40 टॉपिक आपको करा रहा हूं तो इनमें से एक भी टॉपिक आपका नहीं आएगा। अगर मैं ये कह दूं कि मेरे ही टॉपिक्स में से पढ़ाया हुआ सब कुछ आ जाएगा, इस बच्चे जहां ये गया वहां पर आ गया टॉपिक, लेकिन इसके बोर्ड में अगर नहीं आया तो वो कमिटमेंट तो फेल हो गया ना। अब मैं ये तो शो कर दूंगा कि देखो मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक इस बच्चे के इसमें आ गया, बट जिसके में नहीं आया उसको ब्लेम कौन लेगा? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप टॉपिक तैयार करें तो इस तरीके से तैयार करें कि जो टॉपिक आपका नहीं आ रहा है, यू मस्ट बी कैपेबल टू स्पीक ओवर द टॉपिक। ये बहुत बड़ी चीज है। बच्चों में एक होड़ लगी रहती है कि नहीं किस टीचर के पढ़ा हुआ टॉपिक आएगा। आई थिंक किसी का नहीं आता, वहां तो फिर जो सामने मिलता है उससे से फिर खेलना पड़ता है, या आता भी है किसी का तो एक बच्चे का आ गया, 2 का आ गया, 3 का आ गया, मैं कहता हूं 10 बच्चों के उसमें आ गया, बाकी जो बच्चे थे उनका क्या होगा? इंपॉर्टेंट तो ये है। तो प्रिपरेशन शुड बी लाइक दिस, चाहे वो बच्चा घर बैठ के कर रहा है या किसी टीचर के अंडर में कर रहा है, प्रिपरेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि ये आप सोच के जाएं कि मैंने जो 40 टॉपिक तैयार किए हैं इनमें से कोई टॉपिक नहीं आएगा, एक नया टॉपिक वहां होगा, बट उस टॉपिक के ऊपर मैं 10 लाइनें बोल सकता हूं। ये आपका सबसे बड़ा पॉइंट होना चाहिए अगर आप एग्री करते हैं इस बात से। तो यही एक बड़ा सच है कि हमेशा याद रखिएगा, अगर आप यही सोच के जाएंगे कि जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उसी में से आएगा तो शायद आपको दिक्कतें होंगी वहां पर। बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी सर, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि वहां पढ़े हुए टॉपिक हमेशा नहीं आते। तो आप अपना पर्सनल जीडी के एक्सपीरियंस में क्या कहना चाहोगे? 2 बातें सब लोग। सर पहली बात तो ये कि बहुत लोग कहते हैं कि टॉपिक खाली याद कर ले, खाली टॉपिक से भी कुछ नहीं होता है कि वैसे आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, कैसे बोल रहे हो। जैसे 5 लोग 17 लोग मेरे तो 17 लोग कराया, तो 17 लोगों के सामने अपने आप को कैसे रख रहे हो, डिबेट चल रही है और मान लीजिए टॉपिक तो हमें सारे आ रहे हैं लेकिन मेरी प्रैक्टिस नहीं है बोलने की। मुझे उस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन 17 लोगों को मैं जो 16 लोग दूसरे लोग हैं मैं उनको चुप करा के अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं। और वो जो वहां जीटी होता है वो यही चीज देखता है। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन। कई बच्चों का एक और भी वो रहता है कि वो टॉपिक्स तो लर्न कर लेंगे, मान लीजिए इसका टॉपिक ले लिया पीडीएफ, उसका पीडीएफ ले लिया, इसका टॉपिक ले लिया, वो टॉपिक लर्न कर लेंगे तो उनको लगता है कि टॉपिक लर्न करने से जीडी हो गया। लेकिन व्हेन दे कम इन द ग्रुप तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हाउ टू स्टार्ट। बोलेंगे तो डर, क्लोज कहां करना है टॉपिक को, कितनी बार उठाना है। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं बोलते ही बोलते रहते हैं वहां पर, कई ऐसे होते हैं बोलेंगे ही नहीं, कितनी बार पार्टिसिपेशन करना है सही है। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ टॉपिक सही बोला इस बच्चे ने कि टॉपिक लर्न करने से भी आपका ग्रुप डिस्कशन क्लियर नहीं होता है कि हमने सिर्फ बैठ के टॉपिक लर्न कर लिया, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है।
लर्निंग सेक्शन आपका हो चुका है, अब ये तो वोकल सेक्शन है आपका, आपको बोलना है वहां पर, और बोलने के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो बहुत अच्छा पॉइंट था। आप सर सेम बात है सर कि जैसे बहुत सारे बच्चे लर्न कर लेते हैं टॉपिक, तो वो टॉपिक मान लो नॉलेज तो हो जाती है लेकिन वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते वो वापस से। कई बार ऐसे बच्चे भी मैंने सेलेक्ट होते हुए देखे हैं, अभी आप में से तो खैर ऐसा मुझे नहीं लगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा होगा, मैं लाऊंगा जरूर एक बार उसको, क्योंकि मैं ये भी दिखाना चाहता हूं। कई बार मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनको टॉपिक लर्न ही नहीं हुआ कभी, क्लास में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाए कभी, लेकिन जब वो वहां पर गए वो सिलेक्ट होकर आ गए। ऐसा मेरे से उधर जो अच्छा, आपके साथ था कोई? जो मेरा ग्रुप बना था उसमें 19 बच्चे थे, तो उसमें से 2 या 3 बच्चे थे, मतलब नॉलेज उसके पास बहुत अच्छी थी उनके पास, जो जब भी बोल रहे थे तो ठीक बोल रहे थे, लेकिन वो सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, वो उनकी टोन भी जो थी एकदम डाउन सी टोन थी। तो लेकिन फाइनली उन लोग का हो गया था, हम लोग का जो ग्रुप था तो उसमें से सिर्फ 2 बच्चे आउट हुए थे जीडी में, बाकी सारे पास कर दिए गए थे। बस वहां पे एक्सप्रेस करना ज्यादा मैटर कर जाता है कि आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो अपने टॉपिक। क्योंकि मैंने देखा ऐसा कि जैसे अब देखिए मेरे पास तो मान लो 500 बच्चे आए जीडी करने के लिए, तो मेरे पास हर टाइप का स्टूडेंट होगा, तो उसमें बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा, उसको भी सिलेक्ट होते हुए देखा है मैंने। कोई ऐसा होगा जो बोलता ही नहीं था पूरे 1 महीने और उसने कहा सर मेरा सिलेक्शन हो गया, तो इसका मतलब वहां पर उसने एक्सप्रेस किया होगा अपने आप को, ऑन द स्पॉट, है ना। हाँ, तो देखिए ये बहुत मैटर करता है कि आप पहले कैसे हैं, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि वो जो आपके पास 5 मिनट दिया हुआ है, वो जो आपको 1 मिनट का समय या जितना भी टाइम आपको मिला, उसमें अगर आपने अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया या किसी का सुन के ही बोल दिया। यस सर, ऐसा मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था कि अच्छा, जो लाइनें मैंने 1-2 लाइनें रिपीट की तो 2-3 छोड़ के बैठा था वो, तो उसने भी वही लाइन रिपीट कर दी और थोड़ा सा अपने तरफ से 2-3 वर्ड ऐड कर दिए, तो उसका काम बन गया था सर उससे। अच्छा, उसने सुना और ऐसा अपने लैंग्वेज में फिर ऐसा, क्योंकि बच्चों ने मुझे बहुत बार पहले भी बोला है, इवन जब 2020 में भी जीडी हुआ था तो बहुत बच्चों ने बोला। इवन एक बच्चा तो मुझे आज भी याद है, वो एमपी मध्य प्रदेश से था, वो रैली भर्ती में हुआ था उस टाइम पे जब वो परमानेंट वाला था, तो वो बिल्कुल भी नहीं बोलता था, वो डरता था। तो उसने कहा कि सर मैंने तो ऐसे ही स्टूडेंट ने बोला तो मैंने उनकी लाइन को ही रिपीट कर दिया एग्री करते हुए, और मेरे को सेलेक्ट कर लिया वहां पर, जबकि वो बहुत डरता था चीजों को लेकर। तो आपने वहां क्या रिप्रेजेंट किया ये मैटर करता है ना, आप पीछे क्या रहे बैकग्राउंड में ये मायने नहीं रखता है। अभी जो वहां बंदा बैठा है वो आपको ये चेक करेगा कि ये अभी कैसा है। वही चीज है कि ऑन द स्पॉट तुमने कैसा परफॉर्मेंस दिया, वही चीज वहां मैटर करती है। बाकी आपने पीछे कैसा अच्छा प्रिपरेशन किया है नहीं किया है वो नहीं मैटर कर पाता, उस दिन आपने उनके सामने कैसा दिया वो ज्यादा मैटर करता है। गुड, बहुत अच्छे। एसआरटी में बहुत बच्चे परेशान होते हैं कि सर एसआरटी में बाहर हो जाएंगे, एसआरटी में बाहर हो जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि एसआरटी में बाहर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट एसआरटी कर लेता है। तो एसआरटी में क्या है ना सर, 45 क्वेश्चन आते हैं, मैंने पूरा अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया, ज्यादातर मैंने तो ये देखा है सर। अटेम्प्ट करना 45 के 45 क्वेश्चंस को इज मोर इंपॉर्टेंट। हाँ यस सर, क्योंकि जो मेरे आसपास बच्चे थे सबने अटेम्प्ट किया था, मेरे बैच में तो सिर्फ एसआरटी में एक बच्चा आउट हुआ था, क्योंकि सभी ने मतलब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था। उस बंदे का शायद उसका पता हो पाया था। अच्छा, वो पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। नंबर ऑफ क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट, तो पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर अब कभी कभी एसआरटी का पहले लेवल नहीं आता था अच्छा, लेकिन इस बार मैं गुवाहाटी में था 11 से गुवाहाटी, तो मैंने देखा कि एसआरटी में 45 बच्चे को आउट किया था। अच्छा, मेन रीजन यही था, थोड़ा लेवल टफ कर दिया था और उन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की थी एसआरटी की। प्रैक्टिस करते तो हमें पता होता है कैसे अटेम्प्ट करें। हाँ, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर पे से डायरेक्ट जाते हैं बिना तैयारी किए, तो उनको ये नहीं पता होता कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है। यहाँ विज्ञान सर ने हम लोगों को एसआरटी काफी प्रैक्टिस कराई थी, हम लोगों को उसका करने का तरीका पता था। क्योंकि क्वेश्चन तो वो सेम नहीं आएगा या नहीं आएगा वो छोड़ दीजिए, बट हमें क्वेश्चंस का आंसर देना आ चुका है। करना कैसे हमें ऐसा है कि हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आधा घंटे का ही समय है और 45 क्वेश्चन है, तुम्हें जल्दी नहीं करना, स्पीड भी बना के रखनी है। हाँ, इसी के लिए तो क्वेश्चंस को बच्चों वही है कि जितना प्रैक्टिस करोगे एसआरटी के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा क्या था आपका स्क्वाट्स?
सर फिजिकल में हमारा पहले रनिंग हुआ था, फिजिकल 16 100 मीटर की 7 मिनट में। उसके बाद फिर जो रनिंग क्वालिफाई करते गए उनको आगे भेजते गए कि आप फिर सबसे पहले रनिंग, फिर उसके बाद पुशअप्स, फिर उसके बाद 10 पुशअप्स, उसके बाद फिर सिटअप के लिए था, फिर उसके बाद 20 स्क्वाट्स थे। ऐसे मतलब जो जो क्वालिफाई करता जा रहा था उनको आगे भेजते जा रहे थे, और जो नहीं क्वालिफाई कर पा रहा था उनको बाहर बुला लिया जाता था अलग से। पुशअप्स में कोई ऐसा कुछ एक्स्ट्रा अलग से कुछ किया हो या नॉर्मल पुशअप्स? नहीं सर, पुशअप में मैंने नोटिस किया है कि जो पोजीशन देते हैं वो फ्लैट पोजीशन देते हैं, और जो बहुत सारे बच्चे रहते हैं वाइड एंगल पुशअप मारते हैं। ओके। तो पहले वो करके दिखाते हैं कि आपको करना कैसे है पुशअप। तो अगर आप वैसे ही ये पॉइंट, क्योंकि जो जैसा वो दिखाते हैं आपको वैसा ही करना वैसे ही है। करना है। कई बच्चों को हैबिट होती है पहले से ही करने की, तो वो बहुत से बच्चों को देखा था। अभी से जो पिछली बार मैं आया था यहाँ पे, तो फिजिकल जब कर रहे थे तो मैंने बहुत से बच्चों को देखा, मैंने बताया भी उनको कि ये ऐसे मत करो, पोजीशन जो देते हैं वो फ्लैट पोजीशन देते हैं, और हाथों का एंगल भी ठीक देखते हैं वो सीधा। हाँ, एकदम लोग जॉइंट जब नीचे होल्ड करवाते हैं तो यहाँ से मतलब पास में करवाते हैं। शोल्डर तो ये नहीं, ये नहीं, ये वाला मतलब ये पास से ऐसे यहाँ से करते हैं। और ये जो ये होती है खूब ज्यादा ऊपर उठाते हैं, कुछ खूब ज्यादा नीचे ले लेते हैं, वो नहीं करते। एक जैसे है ना मेंटेन, ऐसे पूरा जाओ फिर ऐसे ऊपर उठो, ऐसे पूरा फिर ऐसे उठो। इसीलिए क्या होता है, नीचे चले गए ऊपर उठे ऐसे उठा लिया, बीच में कर वो फिर नीचे से हो गए। हाँ, कई लोगों का तो होता है। इवन मैं भी जब पहले अपने लिस्ट में करता था लाइफ में, तो ये पार्ट ऐसे ही रहता था, तो ऐसे हल्का गए तो इससे उनको फेवर मिल जाता है। लेकिन आपको फ्लैट रखना है। फिर ये थोड़ा चेस्ट का हल्का सा इसके थोड़ा ऊपर रखना पड़ता है। वेरी सेम करता था मैं। गुड। तो आपने भी ठोकना है, ठीक है भाई, डरना नहीं है, ठीक है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा इन बच्चों के साथ। तो होपफुली बाकी और स्टूडेंट्स के साथ हम फिर से आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलेंगे आप लोगों से, क्योंकि अभी बच्चे मोस्ट प्रोबेबली तो ज़्यादातर सब प्रिपरेशन में हैं। अब आ चुका है, इनका ज्वाइनिंग आ चुका है, और बहुत सारी जगह फिर देखिए सिलेक्शन के बाद आना जाना भी होता है, रिश्तेदारों से भी मिलना होता है, ठीक है। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो इस वजह से कई सारे बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। बट मेनली जो क्वेश्चंस थे वो आप चाहे 2 बच्चों से पूछें या 10 बच्चों से पूछें, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स जब भी आएंगे तो आपसे जरूर मिलाएंगे, और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। आप लोग जाइए आगे, और मैं तो यही कहूंगा कि 25% का टारगेट रखेगा, क्योंकि 25% का टारगेट सबसे इंपॉर्टेंट है। फिजिकल आपको मेंटेन करना पड़ेगा, डिसिप्लिन वहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा, और एज अ मेंटर ऑफ योर्स तो मैं यही कहूँगा कि फिजिकल में आप पीछे मत हटिए, और आप तो हैं ही, ठीक है। तो सारे बच्चे ऐसे हैं, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी खुशी मिलेगी कि 25% में आप आए। और दूसरी चीज़ शायद मैं अपनी तरफ से कहूँ तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले 1 या 2 साल में शायद ये पूरा अग्निवीर ही हमें कंप्लीट 100% में दिखाई दे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, और बहुत जल्दी ही हम 100% की तरफ मिलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।